हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रोस। स्टडी ग्रोस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास जानने के स्रोत का भाग 2। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 2 देखने से पहले अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लें, वरना आपको भाग 2 समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास जानने के क्रम में हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि इसको 2 आधार पर बांटा गया था, प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। इसमें प्रत्यक्ष में क्या थे, हमारे जो भी भौतिक स्रोत थे हमारे सारे वो आए थे, और अप्रत्यक्ष में जो कि हमारे जितने भी साहित्यिक ग्रंथ थे उनसे संबंधित हमने उनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जो भी हमारे बचे हुए स्रोत हैं, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम ये पढ़ेंगे कि उस समय जब स्रोत पाए गए थे तो उस टाइम की जो समसामयिक घटनाएं थी, जो उस टाइम पे हुई थी, जो भी घटनाएं हुई थी, तो उनसे रिलेटेड जो भी ग्रंथ थे, लौकिक कहानियाँ वगैरह थी, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि उस टाइम के लोगों ने जो भी ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में लिखा था, कुछ लोगों ने अपनी जीवनियों के बारे में लिखा था, कुछ कल्पना प्रधान से रिलेटेड थे, मतलब कुछ स्मृति से रिलेटेड लिखा था उन्होंने। इसमें हमारी सबसे इम्पोर्टेंट हमारी हो जाती है, इसमें मनुस्मृति हमारी सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है। फिर गल्प साहित्य से रिलेटेड था। गल्प साहित्य में वो सभी आते हैं जिसमें आदिवासी लोगों ने अपनी जो भी वाचिक परंपराओं संस्कृतियों के बारे में लोगों को बताया था। ठीक, वाचिक परंपराओं के द्वारा गल्प साहित्य में वो सभी चीज़ें आती हैं। और इसमें हम पढ़ेंगे कि उस समय के जो ग्रंथ थे, तो उसमें राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास के जानने में हमें कौन कौन से ग्रंथ मदद करते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उस समय की अर्थशास्त्र, जैसा कि आप जानते हैं, कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी अर्थशास्त्र, और मुद्रा राक्षस हमारी विशाखदत्त की, और हर्षचरित हमारी बाणभट्ट की है। ठीक, तो ये ग्रंथ उस टाइम के थे, जो उस टाइम के राजा महाराजाओं की जो भी थी, जो भी लोग रहते थे, उनके रहन सहन, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में, इतिहास के बारे में प्रकाश डालते हैं। और उसी टाइम में दक्षिण भारत में भी कुछ ग्रंथ फेमस थे, जिसमें तमिल ग्रंथ में सबसे फेमस जो भी तमिल ग्रंथ में रिलेटेड थे ग्रंथ, वो संगम साहित्य से रिलेटेड थे। संगम साहित्य किसे कहा जाता था दोस्तों? संगम साहित्य उसको कहा जाता था जिसमें सभी विद्वान मंडली बैठ करके साहित्य की रचना करती थी, इसीलिए इन्हें संगम कहा जाता, मतलब साथ मिलकर बैठ के ये लोग साहित्य की रचना करते थे। तो उन्हीं गढ़ वगैरह को जो इकट्ठे होते थे उन्हीं को संगम कहा जाता था। उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों को ही संगम साहित्य कहा जाता था, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है शिल्पदिकारम, जो कि साउथ इंडियन का नाम है, और मणिमेखलाई और कुरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तमिल ग्रंथ उस टाइम के जो संगम साहित्य से रिलेटेड थे वो थे शिल्पदिकारम, मणिमेखलाई और कुरल। और गल्प साहित्य से रिलेटेड, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, गल्प साहित्य जो भी आदिवासी लोग रहते थे, आदिवासी लोग होते थे, वो अपनी कहानी वगैरह वाचिक परंपरा, वाचिक मतलब बोल करके आदिवासी लोग अपनी संस्कृति को सजो कर रखते थे, बताते थे एक दूसरे को, तो उसको हम गल्प साहित्य और लौकिक साहित्य कहते थे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने पहले पढ़ा था पहले वाले वीडियो में कि उसमें हमने 2 आधारों पर स्रोतों का वर्णन किया था। पहला था भौतिक स्रोत, दूसरा था साहित्यिक स्रोत। भौतिक यानी कि प्रत्यक्ष, और साहित्यिक यानी कि अप्रत्यक्ष स्रोत। ठीक है, अब इसमें हमने चर्चा की है समसामयिक ग्रंथ, यानी कि उस समय के जो तत्कालीन ग्रंथ थे उनके बारे में हम इसमें चर्चा की है। तो उसमें कौन कौन से थे? लोगों के द्वारा लिखे गए ऐतिहासिक ग्रंथ थे, जीवनियाँ थी, कल्पना प्रधान यानी स्मृति प्रधान, जैसे मनुस्मृति हमारी सबसे इम्पोर्टेंट है, और गल्प प्रधान यानी कि आदिवासियों लोगों ने जो अपने वाचिक परंपराओं के माध्यम से संस्कृति का विवरण दिया था, संजो कर रखते थे, उसको कहते थे। और कौन कौन से ग्रंथों में हमें उस टाइम के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास को जानने में मदद मिलती है? तो वह कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, और बाणभट्ट की हर्षचरित। ठीक, और जो हमारे साउथ इंडिया में थे, यानी दक्षिण भारत में जो ग्रंथ थे वो संगम साहित्य से रिलेटेड थे। संगम साहित्य मतलब जो लोग आपस में मिलजुल करके साहित्य की रचना करते थे, जिन लोगों के द्वारा होती थी इकट्ठे, तो उन्हें संगम यानी कि सभी गढ़, संगम यानी कि मेल, इकट्ठे लोगों का मेल होता था जो 6-7 लोगों का, वो उन लोगों ने इकट्ठे साहित्य की रचना की थी, इसलिए से संगम कहा जाता था। लोगों के मिलने से जिन ग्रंथों की रचना होती थी उन्हें संगम साहित्य कहते थे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है शिल्पदिकारम,
मणिमेखलाई और कुरल। इसके बाद आते हैं गल्प साहित्य, जो कि थी वाचिक परंपराओं को आदिवासी लोग अपनी संस्कृति को संजो कर रखते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि उस समय जो हमारे प्राचीन भारत में जो विदेशी लोग आए थे, उन्होंने हमारे भारत देश के बारे में क्या क्या विवरण दिए थे, उनसे संबंधित हम स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो लोग बाहर से आए थे, उन्होंने हमारी संस्कृति, हमारी राजनीति, आर्थिक स्थिति सभी के बारे में कुछ ना कुछ देखा, और उन्होंने जो भी अनुभव किया तो उन्होंने अपनी अपनी पुस्तकों में वर्णित किया था हमारे भारत की स्थिति को उन्होंने जैसा देखा। कुछ का तो हम सही मान सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इस चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखा था और कुछ लोगों ने हमारे देश की बुराई की थी। लेकिन जो भी हमें पुस्तकों से हमें जो साक्ष्य पता लगते हैं, उनके आधार पर हम इनको 4 आधारों पर डिवाइड कर सकते हैं। पहला था यूनानी लेखक, इसे सही कर लीजिएगा दोस्तों, यूनानी लेखक। और दूसरा था हमारा चीनी लेखक, और इसमें चौथा आता है हमारा अरबी और फारसी लेखक, और पांचवा आता है हमारा फारसी लेखक। ठीक, तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे यूनानी लेखक। यूनानी लेखक में सबसे पहला नाम आता है हेरोडोटस का, जिसे हम इतिहास का पिता भी कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, इन्होंने रचना की थी हिस्टोरिका, जिसमें इन्होंने क्या वर्णन किया था, भारत और ईरान और फारस के संबंधों का वर्णन किया था। इसने हिस्टोरिका ने। इसको आप कैसे याद करेंगे कि इन्होंने किस चीज़ का वर्णन किया था? आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी प्रिंस ऑफ पर्सिया, तो वो प्रिंस ऑफ पर्सिया, पर्सिया मतलब फारस, फारस का मतलब होता है फारस की खाड़ी, प्रिंस ऑफ पर्सिया। तो उससे आप याद रखेंगे कि ईरान और फारस का संबंध का वर्णन हिस्टोरिका। प्रिंस ऑफ पर्सिया किससे रिलेटेड थी? कुछ हिस्ट्री वगैरह की चीज़ों से रिलेटेड थी वो कहानी। ठीक, तो हिस्टोरिका किस में क्या वर्णन है? हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, उन्होंने हिस्टोरिका लिखी, उसमें वर्णन है भारत, ईरान और फारस के संबंधों का वर्णन है। दूसरा हमारा लेखक आता है टॉलमी। टॉलमी ने किसकी रचना की थी? जियोग्राफी की रचना की थी, जिन्होंने भूगोल संबंधी विवरण दिए थे। ये तो इनकी पुस्तक के अगर आपको पुस्तक का नाम याद हो जाता है तो वर्णन आपको वैसे ही याद हो जाएगा। जियोग्राफी, सीधी सी बात है, जियोग्राफी में हम भूगोल से संबंधित यानी कि हमारे पृथ्वी से संबंधित जो भी रहता है उससे संबंधित हम चीज़ों को पढ़ते हैं। तीसरा आता है प्लिनी, जो कि रोमन विद्वान था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोमन के साथ यानी रोम के साथ संबंधों का वर्णन किसने किया है? तो वो किसने किया है? प्लिनी ने किया है। तो इन प्लिनी की पुस्तक कौन सी है? नेचुरल हिस्टोरिका। और इन्होंने क्या किया है नेचुरल हिस्टोरिका में? किस चीज़ का वर्णन? पशु और पौधों और खनिज पदार्थों का वर्णन किया है। किसका किया है? पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों का वर्णन किया है प्लिनी ने। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोमन साम्राज्य से संबंध का वर्णन किसने दिया है? तो वो किसने दिया है? प्लिनी ने दिया है। और इनकी पुस्तक है नेचुरल हिस्टोरिका, पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थ से संबंधित। इसके बाद आती है हमारी यूनानी लेखक में मेगास्थनीज। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते हैं, 100% इससे क्वेश्चन फंसते हैं। मेगास्थनीज किसकी है? सेल्यूकस के राजदूत ने लिखी थी। मेगास्थनीज किसकी पुस्तक है दोस्तों? मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। ठीक, जो कि मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस का राजदूत था। ठीक, तो इन्होंने क्या वर्णन किया था? सेल्यूकस का। सेल्यूकस किसके टाइम में थे? मौर्य के काल में थे। इन्होंने क्या किया था? मौर्य युगीन समाज का, मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया था। मेगास्थनीज की कौन सी थी? इंडिका। इनकी पुस्तक का नाम जरूर पूछा जाता है, याद रखेंगे, मेगास्थनीज की इंडिका। इन्होंने मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया था। हमारा चौथा लेखक आता है फाहियान। अब चीनी यात्रियों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, इसको आप सही कर लीजिएगा थोड़ा सा। ये फाहियान जो है, ये आपको यहाँ पे यात्रा वृत्तांत, ये ऊपर पहुँच गया, इसको नीचे लिखना था, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा आप लोग। तो हम यात्री ह्वेनसांग जो थे, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि ये किस विश्वविद्यालय से पढ़े हुए थे। तो इन्होंने बौद्ध शिक्षा जो प्राप्त की थी, ये बौद्ध कालीन मतलब बौद्ध धर्म का वर्णन किया था इन्होंने थोड़ा सा। और बौद्ध से संबंधित जो भी इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी वो किसमें प्राप्त की थी? नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। और इन्हें क्या कहा जाता था? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता था। और इनकी रचना क्या थी? सीयू की, जिसमें इन्होंने भारत यात्रा का वर्णन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं अरबी लेखकों की, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अल-बिरूनी। अल-बिरूनी की रचना है तहकीक-ए-हिंद, जिसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, जिसको किताब उल हिंद, इसे किताब उल हिंद के नाम से भी जानते हैं, जिसने राजपूतकालीन समाज का विवरण दिया है। और दूसरा हमारा आता है अल मसूदी आता है, जिसने सुनहरा घास के मैदान की रचना की है। और फारसी लेखकों की बात करते हैं हम। फारसी लेखकों में इम्पोर्टेंट है फिरदौसी जिसने शाहनामा की रचना की है, जिसने सम्राटों का इतिहास का वर्णन किया है। दूसरा आता है महनाज ए सिराज, जिसने तबकात नासरी की रचना की है और तत्कालीन राजनीति की जानकारी मिलती है। और जियाउद्दीन बर्नी, जिसमें तारीख ए फिरोज शाही की रचना की थी, जिसमें राजनीति सिद्धांत और बलबन और फिरोज शाह के बारे में उन्होंने बताया था। राजनीतिक सिद्धांत में किसके बारे में बताया था? बलबन और फिरोज शाह के बारे में बताया था। अब इन्हें याद कैसे करेंगे? याद करने में हम अक्सर इनके नाम भूल जाते हैं, तो याद करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। आप फिरदौसी का तो आप ऐसे याद कर लेंगे कि शाहनामा लिखी थी इन्होंने, सम्राट का इतिहास लिखी थी। अब शाहनामा है, शाह का मतलब है राजा या सम्राट, ठीक। तो शाहनामा होगा तो सम्राट और राजा का इतिहास होगा। और मिहनाज ए सिराज, सिराज का मतलब है, अब इसको कैसे याद करेंगे? तबकात ए नासी, सिराज का मतलब अगर किसी के सर में ताज है, सिराज को आप ताज से रिलेट कीजिए। ताज है तो नासरी यानी नाक, उसकी वो अपनी नाक बचा कर रखता है, यानी कि ताज का वर्णन इतना होता है कि लोग अपनी नाक नहीं कटने देते हैं। तो कैसे याद करेंगे? महनाज ए सिराज, यानी कि सर पे ताज है तो वो अपनी नाक नहीं कटने देगा, यानी तबकात नासरी नहीं कटने देगा। तो इसमें क्या है? तत्कालीन राजनीति का वर्णन था। और जियाउद्दीन बर्नी, इसे कैसे याद करेंगे? जियाउद्दीन बर्नी, बर्नी मतलब, ठीक, बर्नी का मतलब बरना, मतलब जलना ये कह सकते हैं। तो तारीख है फिरोज शाही, तारीख को आप तारीफ से याद करेंगे, तो यानी कि तारीफ से लोग जलते हैं, इसीलिए जियाउद्दीन बर्नी, किसी का जिया जलता है यानी बढ़ता है। बढ़ना मतलब जलना होता है, आप ये समझिए। तो जियाउद्दीन बर्नी यानी किसी की अच्छाई सुन के लोग या अच्छी चीज़ों से लोग जलते हैं। जियाउद्दीन बर्नी का क्या है? तारीख फिरोज शाही, किसी की तारीफ सुनकर लोग जलते हैं। तो तारीख फिरोज शाही में क्या है? राजनीतिक सिद्धांत और बलबन, राजनीतिक सिद्धांतों का वर्णन है, जिसमें बलबन और फिरोज शाह से रिलेटेड है। और इनका कैसे याद करेंगे? किससे रिलेटेड है राजनीतिक सिद्धांतों का? बलबन और फिरोज शाह से। बलबन बहुत अच्छा शासक था, जैसा कि आप जानते हैं, इसने बहुत अच्छी नीतियां बनाई थी, तो फिरोज शाह इससे जलता था, ठीक। ऐसे याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम, कुछ प्रमुख अभिलेख हुए थे प्राचीन काल में और उनसे रिलेटेड शासकों के नाम, जो कि इससे रिलेटेड आपसे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। आप इसको 3-4 बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। बाकी जो छोटी मोटी ट्रिक होती रहेंगी वो मैं आपको बताती रहूँगी, तो आप उनको थोड़ा सा रिलेट कर लीजिएगा तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। पहली है हमारी हाथी गुफा, पहली है हमारी हाथी गुफा अभिलेख, जिसको किसने लिखा था? कलिंग नरेश खारवेल। इसको कैसे याद करेंगे? हाथी के पैर जो खुर होते हैं ना, तो इससे याद करेंगे कि हाथी के पैर बहुत कठोर होते हैं, यानी कि खुर जैसे होते हैं, जैसे ऊंट के होते हैं। तो खा से खुर, खा से खारवेल, ऐसे याद करेंगे आप। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल के। अब एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का, ये तो पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा, बार बार बोलते बोलते। एहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का। एहोल, एहोल कैसे याद करेंगे? ए होल मतलब इसने होल कैसे किया, कैसिन। ए होल, इसने होल कैसे किया। ए होल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। होल करने के लिए पुल करना पड़ता है, या पुल पुश करना पड़ता है, तो उससे आप रिलेट कर लेंगे। ए होल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। नासिक अभिलेख है गौतमी बलश्री, नासिक अभिलेख को आप ऐसे याद करेंगे, नासिक यानी कि महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में गौतम करके एक एक्टर है, उनके नाम से आप याद करेंगे गौतमी, यानी नासिक है महाराष्ट्र में और गौतम वहाँ पे एक्टर है, तो गौतमी बलश्री, जो कि बहुत ताकतवर है, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, आप ऐसे याद करेंगे। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, जूनागढ़ को आप कैसे याद करेंगे? जूना यानी कि जून, ऐसे याद करेंगे, जून से रिलेट करेंगे आप जिन को। जूनागढ़ अभिलेख जिन कैसे होते हैं? बहुत ही रुद्र, बहुत ही आक्रामक होते हैं, तो आप इनको ऐसे याद करेंगे, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। उसके बाद प्रयाग स्तंभ लेख, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपसे 100% पूछा जाता है। प्रयाग स्तंभ लेख अशोककालीन स्तंभ लेख है, जो कि किसने लिखा था? समुद्रगुप्त ने लिखा था। इसको
प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो प्रयाग स्तंभ लेख कहाँ पर है? ये कौशाम्बी प्रयागराज में है, जिसको समुद्रगुप्त ने लिखा था। उसके बाद आते हैं ग्वालियर अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज ने लिखा था। सॉरी, एक छूट गया, तो पहले इसको देखेंगे। मदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यशोवर्मन। अब इसको कैसे याद करेंगे कि मदसौर यानी कि मंद मंद बुद्धि वाले भी कभी कभी यश प्राप्त कर लेते हैं, तो यशोवर्मन। मदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यशोवर्मन, आप ऐसे याद कर लेंगे। अब आते हैं ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख किसका है? प्रतिहार नरेश भोज। इसको कैसे याद करेंगे? ग्वालियर नरेश यानी ग्वालियर है हमारा, ये पड़ता है एमपी साइड में, और ग्वालियर से मतलब नरेश भोज यानी कि भोजन करने वाले लोग ज़्यादा हैं, मतलब वहाँ के नरेश यानी राजा लोग बहुत भोजन करते हैं ग्वालियर के, यानी ग्वाला कह सकते हैं कि ग्वाले लोग जो गाय का भोजन मतलब बहुत दूध दूध पीते थे, मतलब अधिक मात्रा में भोजन करते थे। तो ग्वालियर अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज, राजा लोग क्या करते थे? भोजन करते थे भयंकर। उसके बाद आता है देवपाड़ा अभिलेख में क्या है? देवपाड़ा को आप ऐसे याद करेंगे कि देवों की हमेशा विजय होती है, तो विजय सेन, बंगाल शासक विजय सेन। देवपाड़ा अभिलेख, बंगाल शासक विजय सेन। उसके बाद आता है भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त का है। ठीक, स्कंदगुप्त का। भीतरी से आप याद करेंगे कि भीतरी चीजें बहुत गुप्त होती हैं, स्कंदगुप्त का है ये। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और इस ट्रिक से आप हमेशा याद कर सकेंगे, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हमेशा इसको रिलेट करके पढ़ सकेंगे। हाथी गुफा अभिलेख, हाथी खुर से याद कराया था मैंने। खारवेल का लिंक नरेश खारवेल। एहोल अभिलेख, इसने होल कैसे किया यानी पुलकेशिन कैसे किया, पुलकेशिन द्वितीय। नासिक अभिलेख यानी कि नासिक महाराष्ट्र में बहुत अच्छे एक्टर हैं गौतमी यानी गौतमी बलश्री। जूनागढ़ अभिलेख यानी जिन बहुत रुद्र होते हैं, तो जूनागढ़ किसका है? रुद्रदामन। प्रयाग प्रशस्ति अशोक काल का अभिलेख है, जिसको समुद्रगुप्त ने लिखा था, प्रयाग कौशाम्बी में है। और उसके बाद आता है मदसौर अभिलेख यानी मंद बुद्धि लोग भी कभी कभी यश प्राप्त कर लेते हैं, तो यशोवर्मन, मालवा नरेश यशोवर्मन। और ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर यानी ग्वाले लोग जो गाय का भोजन है अधिक मात्रा में करते थे, यानी राजा महाराजा लोग अधिक भोजन करते थे, तो नरेश भोज है। ठीक, प्रतिहार नरेश भोज। देवपाड़ा अभिलेख, देवों की हमेशा विजय होती है, इसीलिए बंगाल शासक विजय सेन यानी विजय सेन, देवों की हमेशा विजय होती है। और भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख यानी भीतरी चीजें बहुत गुप्त होती हैं, तो स्कंदगुप्त। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं तिथियों से रिलेटेड। इनका फुल फॉर्म आपसे जरूर पूछा जाता है, और इससे रिलेटेड आपको जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो है BCE, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। चलिए हम फुल फॉर्म के बारे में चर्चा करते हैं। पहला आता है BC, जिसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से पूर्व को हम क्या बोलते हैं? BC। और AD है एनो डोमिनी यानी कि ईसवी। ठीक, और CE है कॉमन एरा। ठीक, और BCE है, ये सी आपने याद कर लिया तो BC याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, B से आप बिफोर लिख लेंगे और कॉमन एरा। ठीक, यही चीज है ऊपर वाली। आजकल सबसे ज्यादा इसी का यूज किया जा रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और BP है बिफोर प्रेजेंट। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए रिपीट कर लेते हैं। BC बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व, AD एनो डोमिनी ईसवी, CE कॉमन एरा, BCE बिफोर कॉमन एरा, और BP बिफोर प्रेजेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहला है हमारा है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरो यानी कि इसे आप कैसे याद करेंगे? हेरोडोटस यानी हिस्ट्री से रिलेटेड है ये, हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। दूसरा है प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कल्हड़ की राजतरंगिणी में मिले हैं। ये किसकी रचना है? ये रचना है हमारी कल्हड़ की राजतरंगिणी में हमें मिले हैं। ठीक, प्राचीन भारत से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक कौन सी है? वो है कल्हड़ की राजतरंगिणी। तीसरा आता है प्राचीन प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिका इंडिया किसने लिखी थी? स्टुअर्ट पिगडस ने लिखी थी। किसने लिखी थी? स्टुअर्ट पिगडस ने। प्राचीन प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिका स्टुअर्ट पिगडस ने लिखी थी, स्टुअर्ट पिगट ने लिखी थी। ठीक, नेक्स्ट है हमारा चीनी यात्रियों में अपने यात्रा वृतांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? इंतु शब्द का प्रयोग किया था। ठीक, इसके बाद है सबसे पहले भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में। और हाथी गुफा अभिलेख किसका था? हमने अभी भी पीछे पढ़ा, कलिंग नरेश खारवाल
यानी कि खुर ऊँट के समान होते हैं, तो खारवेल से याद करेंगे। ठीक, इसमें क्या मिला था हमें? सबसे पहले भारतवर्ष नाम का उल्लेख मिला था हाथी गुफा अभिलेख में। उसके बाद आते हैं प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? V.A. स्मिथ। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने लिखा था? V.A. स्मिथ। सुनियोजित इतिहास V.A. स्मिथ। और भारत का नाम का उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है, भारतवर्ष नाम का। ठीक, उसके बाद आते हैं पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? वैवस्वत मनु थे। ये आपको याद रखना है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे प्राचीनतम राजा मनु को माना जाता है। वायु पुराण में किस वंश के बारे में चर्चा की गई है? गुप्त वंश के बारे में चर्चा की गई है। ठीक, इसको ऐसे याद करेंगे कि वायु अपना काम गुप्त रूप से करती रहती है, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। तो वायु पुराण में किस वंश की रचना की गई है? गुप्त वंश की रचना की गई है। ठीक, तो नेक्स्ट है हमारा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जो है वो किस मंत्रालय के संलग्न एक संगठन है? तो ये किस मंत्रालय के संलग्न एक संगठन है? ये है हमारा संस्कृति मंत्रालय। इससे आजकल क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है ये वाला, तो ये याद रखेंगे, बहुत हाईलाइट कर लेंगे आप इस क्वेश्चन को। ये हमेशा पूछा जा रहा है इस समय, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी हो रहे हैं सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अंतर्गत संगठन है एक? तो यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक, उसके बाद है पुरातत्ववेश का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? डार्विन को माना जाता है। किसे माना जाता है? डार्विन को। पुरातत्ववेश का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? चार्ल्स डार्विन को, सॉरी डार्विन को माना जाता है। ठीक, उसके बाद ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? मैंने आपको जैसे पहले बताया था किस धर्म किया था, किस विश्वविद्यालय में? नालंदा विश्वविद्यालय में, जो कि बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय है हमारा। ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड शिक्षाओं का अध्ययन यहाँ पे किसने किया था? चीनी यात्री थे ये ह्वेनसांग, इन्होंने यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ह्वेनसांग की क्या थी वह रचना, कौन सी थी? मैंने आपको बताया था इन्हें क्या कहा जाता था? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहा जाता था। और इनकी रचना थी CU की, इनकी रचना का नाम है CU की, जिसमें उन्होंने भारत की यात्रा का वृत्तांत का वर्णन किया था। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से करते रहिए।